नमस्कार दोस्तों, अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय में संरचनावाद के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं। टिचनर के अनुसार चेतना का आशय एक विशेष समय में दिए गए या प्राप्त अनुभवों से है। इसके बाद हैं संरचनावाद के समर्थक एडवर्ड बेडफोर्ड और टिचनर। इसके बाद दूसरा आता है आपका प्रकार्यवाद। इसके प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स, जो यूएसए से हैं। इनने 1890 में एक बुक लिखी जिसे मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, और जो यह चार्ल्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित थे। कौन? विलियम जेम्स। 1899 में प्रकार्यवाद अस्तित्व में आता है। मानव विकास में जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को स्थान दिया। इन्होंने चेतना को अलग तत्वों में न मानकर उसके कार्य व कार्यात्मक उपयोगिता को महत्व देता है। प्रकार्यवाद को कार्यवाद भी कहते हैं। समर्थक हैं शिकागो विश्वविद्यालय, जॉन डीवी, विलियम जेम्स, एंजेल बोरिंग। कोलंबिया विश्वविद्यालय, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। इसके बाद तीसरा आता है व्यवहारवाद। प्रतिपादक हैं जेबी वॉटसन, ये भी यूएसए से हैं। 1913 में हॉपकिंस विश्वविद्यालय से। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इनके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इन्होंने अपने पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया। सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है क्योंकि व्यवहार पर प्रेक्षण संभव है व इसका मापन संभव है। वॉटसन पर पावलोव के सिद्धांत का प्रभाव था। पावलोव का संबंध रूस से था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करके शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके लिए 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। ये पशु चिकित्सक थे। व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को भौतिक या यांत्रिक व वस्तुनिष्ठ रूप को प्रतिपादित करके नए युग का सूत्रपात किया। व्यवहारवादियों द्वारा पशुओं के व्यवहार पर प्रयोग किए गए और जेबी वॉटसन बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादक करता है। व्यवहारवाद जीव विज्ञान व पावलोव के सिद्धांत से प्रेरित था। व्यवहारवादियों ने सीखने हेतु अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, पुनर्बलन, उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य बंधन पर बल दिया। समर्थक क्लार्क हल, मैकडूगल, एडविन गुथरी, वुडवर्थ, बी.आई. स्किनर, थॉर्नडाइक, एडवर्ड टॉलमैन। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ये किसका है? थॉर्नडाइक का। इसी को प्रयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद है गेस्टाल्टवाद। जर्मनी से शुरुआत है इसकी। गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्रता या संपूर्णता। प्रतिपादक हैं मैक्स बर्थिमर। 1912 में सूत्रपात हुआ। समर्थक कोहलर, अंतःद्रवित
का सिद्धांत दिया इन्होंने, कोहलर ने। और समर्थक हैं कुर्ट लेविन, क्षेत्रवादी या जीवन दायरा के प्रतिपादक हैं। कुर्ट कोफका, ये भी समर्थक हैं गेस्टाल्टवाद के। इसके बाद है समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद के लोग ज्ञान की समझ, सूझ, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान के पहलुओं पर बल देता है। इनके अनुसार अधिगम प्रक्रिया सूझ व समझ आधारित होती है। इसमें अभ्यास या उद्दीपक की जरूरत नहीं होती है। अधिगमकर्ता समस्या का समाधान हेतु विषय वस्तु को छोटे अंग के रूप में न देकर समग्र रूप में देखता है और उनके मध्य में संबंध स्थापित करते हुए समस्या समाधान करता है। सीखने में उद्देश्य व अभिप्रेरणा पर बल अधिक देते हैं। अंतःदृष्टि समस्या समाधान के दौरान व्यक्ति समस्या की विभिन्न विषय वस्तुओं के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया या समझ का पता लगाना ही अंतःदृष्टि है। नोट है कोहलर हैं, इनने सूझ या अंतःदृष्टि शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद है 5वां मनोविश्लेषणवाद। प्रतिपादक हैं ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्रायड। इन्होंने 1900 ईस्वी में मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन किया। इनका कहना है मन का विश्लेषण करते हैं व मन की 3 स्थितियां बताते हैं: चेतन मन, अर्धचेतन मन, अवचेतन मन। जो चेतन मन है वो 10% होता है और अचेतन मन 90% होता है। और जो चेतन मन है इसमें सुपर ईगो होता है, अर्धचेतन में ईगो और अवचेतन में इड। इसमें लिबिडो यौन प्रवृत्ति सेक्स का वर्णन किया गया है। अवचेतन मन अर्थात इड पहचान या इदम तो इच्छाओं का केंद्र होता है। यह 90% होता है। जब बालक छोटा होता है तो उसमें इड अवचेतन मन सक्रिय होता है। जब इच्छाओं को बलपूर्वक दबाते हैं तो इससे दमित इच्छाएं बनती हैं। अनैतिकता का केंद्र होता है, लिबिडो का केंद्र होता है। इसको बिना लगाव का घोड़ा बतलाया है। मन की तुलना बर्फ की चट्टान से की है। इसमें 10% जैसे ये आपका माइंड है तो 10% चेतन मन है और 90% अवचेतन मन है। ये पूरा सागर है। तो सपनों को केंद्र दुबा स्वप्न का केंद्र जो अवचेतन मन है, सपनों का केंद्र होता है। दिवा स्वप्न का केंद्र होता है। दमित इच्छाओं का केंद्र होता है। बिना लगाम का घोड़ा कहा गया है। बुराइयों का केंद्र अनैतिकता का केंद्र कहा गया है। सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है। बालक को यहाँ किसी भी कंडीशन में अपने सुखों इच्छाओं की तृप्ति चाहिए। नोट है बलात्कारी, व्यभिचारी, चोर, अपराधी में अवचेतन मन प्रबल रूप से सक्रिय होता है। इसके बाद है अर्धचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। इसमें ईगो अहम होता है। तो सामाजिक मान्यताओं, नियमों, सिद्धांतों से बंधा हुआ मन है। इसे लगाम की संज्ञा दी गई है। जैसे घोड़े पर लगाम होती है वैसे ही इसे भी नैतिकता की कोई समझ नहीं होती है। यह
समय के सिद्धांत पर कार्य करता है। उदाहरण, यदि आपको बीच रोड पर कोई पर्स दिखाई दे तो अवचेतन मन आपको उठाने की सलाह देगा व अर्धचेतन मन कुछ देर रुकने की सलाह देगा। उचित अवसर पर यह काम करने की सलाह देगा। यह व्यक्ति को संतुलित रखता है। इसके बाद है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। इसमें सुपर ईगो होता है, परम अहम। नैतिकता की भुजा कहते हैं इसे। नैतिकता के सिद्धांत पर कार्यशील है। अच्छाइयों का केंद्र कहते हैं। सही व गलत का बोध कराता है। इसमें हमने 3 देखे, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। मनोविश्लेषण बाद में। इसके बाद है नोट में फ्रायड। फ्रायड ने मन के अध्ययन की विधि, मनोविश्लेषण विधि बतलाई। अल्फ्रेड एडलर एंड कार्ल सुंग ने मनोविश्लेषणवाद को आगे बढ़ाते हैं। कार्ल सुंग विश्लेषण विधि बतलाते हैं। फ्रायड अवचेतन मन, इसी को। एडलर ने सामाजिक अचेतन मन कहा, इसी को। सुंग ने समूह अचेतन मन कहा। अर्थात जो फ्रायड हैं इनने अवचेतन मन कहा, उसी को एडलर ने सामाजिक अचेतन मन कहा और उसी मन को सुंग ने सामूहिक अचेतन मन कहा। नोट है, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया। इन तीनों ने एक ही चीज़ को 3 अलग अलग नाम दिए अचेतन मन को। फ्रायड ने अचेतन मन, एडलर ने सामाजिक अचेतन मन और सुंग ने सामूहिक अचेतन मन। इसके बाद है 6वां संयोजनवाद, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।